नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी टेक्नीशियन की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड और एग्जामिनेशन मोड से रिलेटेड। आपने क्वालिफिकेशन में आईटीआई कर रखा हो या आपने डिग्री कर रखा हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर इसके अलावे आपने कोई भी डिग्री नहीं किया हो, केवल +2 पास हो, तो आप फिर भी इस फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। होप सो कोई डाउट ना बचे। कौन से आपको ट्रेड में आपको आईटीआई होना चाहिए, कौन से ब्रांच से आप डिग्री किए हो या डिप्लोमा किए, वो पूरी जानकारी मैंने इसमें दिया है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए हमारे बारे में कि अगर मैं आपको या आप तक कोई भी चीज़ें या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है जिस भी विषय में, क्या उन्होंने कभी भी उस एग्जामिनेशन को फेस किया है या उस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, ठीक है। तो देखिए 2014 के बाद जब 2018 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2014 के बाद जो 2018 की जो वैकेंसी थी एलपी टेक्नीशियन की, आप सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा चेंज बदलाव किया गया था। 2018 की उस वैकेंसी में CBT 1, CBT 2 और साइको एज इट इज़ हमने बहुत अच्छे शिद्दत से क्वालिफाई किया और उसकी रिजल्ट भी इस चैनल पर अपलोडेड, आप देख सकते हैं 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स ने देख रखा है। इसके अलावे हमने खुद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाई थी 2018 में। आप देख सकते हैं 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स ने देखे हैं। कई स्टूडेंट वहाँ से सिलेक्टेड भी हुए हैं, कई स्टूडेंट के वेटिंग लिस्ट में है, कई स्टूडेंट कुछ मार्क्स से मेरिट में नहीं आ पाए हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप जिस एग्जामिनेशन के बारे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से आपको दी जा रही है, वो एग्जामिनेशन कभी हमने भी फेस किया है, क्रैक किया है और कई स्टूडेंट इससे फ़ायदा भी लिए हैं और सेलेक्टेड भी हुए हैं और कुछ स्टूडेंट रुके हुए हैं भी हैं मेरिट से। तो बात करते हैं अब एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग में। तो देखिए सबसे बड़ा डाउट जो है, लेकिन एक चीज़ ये याद रखना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट बेसिक साइंस या फिर जनरल साइंस या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं खुद आपके अपने कंटेंट आपको अब तक पहुंचाऊंगा। ना केवल कंटेंट ही बल्कि आपको कंसेप्ट के साथ एकदम थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और बिल्कुल एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए जब आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर मैं आईटीआई के ऊपर आ रहा हूँ, अगर आपने 10th पास किया है और 10th के बाद आपने आईटीआई किया हो या फिर आपने 12th के बाद आईटीआई किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई किया हो, तो आप इस एलपी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है। लेकिन आप एक्सेप्शन यहाँ मैंने लिखा है कि आपने कोपा से या फिर सिविल से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेड से आपने आईटीआई नहीं किया हो, ये 3 से अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान से सुनना है। अगर आपने 10th पास किया है और 10th के बाद आपने आईटीआई किया या फिर 12th के बाद आपने किया या फिर ग्रेजुएशन के बाद किया, 12th के 1-2 साल बाद किए हो या ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद किए हो, लेकिन आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है और आपने फिटर से, इलेक्ट्रिशियन से, वेल्डर से, जिससे भी किया हो, मशीनिस्ट से, जिससे भी किया हो, एक्सेप्ट इन द सेंस कि इसको छोड़कर कोपा, सिविल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनसे आपने नहीं किया है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने सिविल से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, अगर आपने इस ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि अगर आपने, देखिए ये जो बंदा है टेक्नीशियन के लिए 10th प्लस आईटीआई अगर आपने किया है तो, लेकिन अब ये आप डाउट ना रखें कि आप एलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल यहाँ मैंने लिख रखा है 10th प्लस आईटीआई आपने किया है या फिर 12th प्लस आईटीआई किया है या फिर ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई किया है तो भी आप क्या है, एलिजिबल है एलपी के लिए। मतलब सिंपल सा ये बात है कि अगर आपने आईटीआई किया है तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, एलपी के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए। अब एक बात ये क्लियर रखिए, जो वैकेंसी आपकी आएगी या फिर 2018 में आई थी एक एलपी टेक्नीशियन, यानी सॉरी एलपी और टेक्नीशियन के नेम से आपको देखने को मिला था, यानी कि लोको असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन। देखिए इस टेक्नीशियन को आप 2 कैटेगरी में समझिए कि टेक्नीशियन को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एकदम चीज़ों को अच्छे से समझिए, ठीक है। 2 पार्ट में बांट रहे हैं।
एक तो आईटीआई वाला टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, आईटीआई टेक्नीशियन, और एक हो गया आपका नॉन आईटीआई वाला टेक्नीशियन। यानी कि अगर टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी जैसे पिछले साल 27 से 30,000 थी, ठीक है ना, तो इसमें से मान के चलिए कि मैं एक एग्जांपल राउंड ऑफ ले रहा हूँ कि 30,000 वैकेंसी थी टेक्नीशियन की, तो 30,000 में 25,000 वैकेंसी जो थी जो आईटीआई टेक्नीशियन की थी, और 5,000 वैकेंसी वो थी जो नॉन आईटीआई थी। मतलब कि जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है वो भी क्या कर सकते थे, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, ठीक है। तो अब आइए, चीज़ें क्लियर हो गई, यानी एलपी के लिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि आपने आईटीआई किया है तो आप एकदम 100% एलिजिबल है, एक्सेप्ट ये 3 आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। टेक्नीशियन की बात की जाए तो टेक्नीशियन के 2 कैटेगरी है, एक आईटीआई वाला और एक नॉन आईटीआई वाला। तो आईटीआई वाला में आप एलिजिबल होंगे। अब जो टेक्नीशियन की बात हमने की है नॉन आईटीआई वाला, इसकी क्या क्वालिफिकेशन नीड होती है, तो इसकी जो नीड है देखिए, इसको हम बोलते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन यानी कि एसएनटी। एसएनटी डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है उसके लिए 12th आप पास होने चाहिए, और उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, बायोलॉजी नहीं, तो आप एलिजिबल होंगे। इट मीन्स क्या, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर आप आईटीआई किए हैं, ठीक है, 10th के बाद अगर आपने आईटीआई कर लिया, ठीक है, और इसके बाद आपने 12th किया है लेकिन इसमें आपने पीसीएम नहीं लिया, आपने आर्ट्स से कर लिया, कॉमर्स से कर लिया, तो भाई आप इस एसएनटी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि इसकी वैकेंसी बहुत कम होती है। जैसे पिछले साल 5,000 के लमसम वैकेंसी थी, बहुत टफ लेवल होता है ये, कंपटीशन हाई लेवल पे होती है, कट ऑफ आसमान छूती है, 92 तक कट ऑफ जाती है इसकी, ठीक है। अब रही बात बीटेक वालों की, तो देखिए अगर आपने बीटेक किया है इट मीन्स आपने 12th पास किया है, और 12th पास किया है तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया, तो इट मीन्स आपने अगर बीटेक किया है तो देखिए बीटेक अगर आपने किया तो आप एलईपी के लिए भी एलिजिबल होंगे, और इस टेक्नीशियन यानी कि जो 5,000 वाला जो टेक्नीशियन नॉन आईटीआई वाला यानी कि 12th पीसीएम जो क्वालिफिकेशन उसके लिए आप एलिजिबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आपने बीटेक किया है सिविल से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से, तो आप एएलपी के लिए भी और इसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल आईटी से किया है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। और ये टेक्नीशियन जो आईटीआई लेवल का है इसमें आप बीटेक वाले भी एलिजिबल नहीं हैं और आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल नहीं है। इसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, चाहे वो 10th पास हो, चाहे वो 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएशन पास हो, मतलब आईटीआई होनी चाहिए टेक्नीशियन के लिए। लेकिन एक टेक्नीशियन का वो कैटेगरी हमने बताया जिसके लिए 12th आप पीसीएम से होने चाहिए, जिसमें आप बीटेक वाले तो एलिजिबल होंगे ही, एक्सेप्ट कि आपने सिविल और आईटी से नहीं किया है। डिप्लोमा वाले भी आप भी एलिजिबल होंगे आप एसएनटी टेक्नीशियन के लिए। और अगर आपने 12th के बाद आपने आईटीआई किया है और 12th आपने पीसीएम से किया है, यानी कि ये वो बंदा है आईटीआई वाला जिसने 12th पास किया पीसीएम से और उसके बाद इसने आईटीआई किया, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, और आप इस पोस्ट के लिए भी फाइट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीसीएम से 12th कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने आईटीआई किया है, तो भी आप इसके लिए भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल है, और आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। अब चीज़ों को मैं और ईजी कर देता हूं कि जिसने आईटीआई कर लिया है, ठीक है, आईटीआई किया है 10th पास से या फिर 12th पास होने के बाद या फिर ग्रेजुएशन पास होने के बाद, ठीक है। अभी मैंने कहा कि केवल आपने आईटीआई कर लिया है 10th पास होकर के, 12th पास होकर के या ग्रेजुएशन पास होकर के, तो आप टेक्नीशियन का आप अप्लाई कर सकते हैं और एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th में अगर पीसीएम लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप इस टेक्नीशियन के लिए भी, इस एएलपी के लिए भी और इस एसएनटी टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं बीटेक वालों की। तो बीटेक और डिप्लोमा वाले, अगर आपने सिविल और आईटी को छोड़कर कंप्यूटर साइंस को छोड़कर आपने मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक या डिप्लोमा किया है, तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे। और बीटेक वाले हैं तो आप पीसीएम 12th किए हैं तो इसमें आप इसके लिए भी फाइट कर सकते हैं, और डिप्लोमा वाले भी आप इसमें फाइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब रही बात कि आपने अगर 12th से पीसीएम किया है और उसके बाद आपने बीए कर लिया है, बीसीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप किए होने चाहिए, ठीक है, ये डाउट नहीं होना मन में। और यहाँ मैंने लिखा है कि इसकी सीट काफ़ी कम होती है, कट ऑफ इसकी हाई जाती है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि बीटेक वाले भी बैठ रहे होते हैं और 12th पास वाले भी जो ग्रेजुएशन नॉर्मल किए हुए रहते हैं, जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, वो भी यहाँ पर फाइट अच्छे से करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ हाई, क्योंकि सीट कम होती है।
सबसे कम फाइट देखने को मिला था टेक्नीशियन को, लेकिन इस बार ये याद रखना है कि इस बार कट ऑफ यहाँ पर भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने ITI कंप्लीट कर रखा है और यहाँ भी एक अच्छा कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तो खैर आसमान छुएगी ही कट ऑफ, ठीक है, इस SNT डिपार्टमेंट में। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये रहा आपका क्वालिफिकेशन की बात। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो जनरल की 18 से 30 है, OBC 18 से 33 और 18 से 35 SC ST की। अब एग्जामिनेशन मोड क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए 3 चरणों में एग्जामिनेशन होता है, लेकिन आप 3 चरण की जब बात कर रहे होते हो तो केवल ALP के लिए, लेकिन टेक्नीशियन के लिए और इस SNT टेक्नीशियन के लिए केवल 2 चरण का पेपर होता है। अब देखते हैं इस पे। सबसे पहले प्री लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसे PT बोलते हैं, जिसको कहा जाता है CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ये न्यू चेंजेस की गई थी 2018 में, जिसमें आपको 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 75 प्रश्न में आपसे क्या क्या पूछा जाता है तो इस पे भी गौर करेंगे। इस 75 प्रश्न में आपसे रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग से 25 सवाल पूछ लिए जाते हैं, मैथ से 20 सवाल पूछ लिए जाते हैं, साइंस से आपको 20 सवाल पूछ लिए जाते हैं। कितने हो गए? 20 20 40 65 नहीं, यहाँ आपको रीजनिंग से, साइंस से, उसके बाद आपका मैथ से और इसके बाद आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, एक मिनट, हाँ, तो 75 सवाल जो आपको बनते हैं। मैथ्स में आपको 20 सवाल रहते हैं, रीजनिंग से आपको 25 सवाल रहते हैं, साइंस से आपको 20 सवाल रहते हैं और जनरल अवेयरनेस से आपको 10 सवाल रहते हैं। तो 20 40 65 10 75, तो यानी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वेटेज आपको रीजनिंग का होता है, 25 सवाल पूछे जाते हैं। मैथ का वेटेज 20 होता है, साइंस का वेटेज 20 होता है, जनरल अवेयरनेस 10 होता है। यानी यहाँ पर करंट अफेयर के रहेंगे और कुछ 2-3 सवाल आपको स्टैटिक से भी पूछे जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, और चीज़ें ये मैं वही बता रहा हूँ जो हमने खुद फेस किया है, खुद एग्जामिनेशन हॉल में, और चीज़ें क्रैक किया। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने क्या देखा? 75 सवाल में रीजनिंग का रहा है। अब देखिए रेलवे में अब चीज़ें जो चेंज हुई है, बदलाव देखने को मिला है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा, मैथ में सबसे ज़्यादा, साइंस में सबसे ज़्यादा। रीजनिंग के पैटर्न को बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके कुछ कॉर्नर तक बोला जा सकता है कि कोने तक बैंकिंग के पैटर्न को पकड़ा गया है। और खास करके जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर पे हो गया, आपका पजल्स हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन अब आपके रीजनिंग के बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन के अब कोडेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब अब आपको थोड़ा सा बैंकिंग का जो पैटर्न होता है, खास करके पजल वाला सेक्शन को अच्छा कवर करना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक है, इस पर आपको अच्छे से कमांड करनी है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड, आपको LP टेक्नीशियन में बहुत सवाल पूछे गए थे पिछले बार, तो एक अच्छा आपको स्टेटमेंट बेस्ड कंक्लूजन हो गया, ठीक है, निष्कर्ष वाला, कथन वाला जो पार्ट हो गया आपका, इस पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और इसके बाद हमने क्या बताया आपको? ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं इजी, लेकिन अब बैंकिंग का जब क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी घुमाया जाता है। तो उसी लेवल पे अब जो है शब्दों का फेर बदर, या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है अब थोड़ा लेंदी बनाया जा रहा होता है। ईजी, लेकिन लेंदी बनाने के कारण डाटा बहुत लिखने पड़ जाते हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए ये चीज़ें आप NTPC में भी फेस की है, ठीक है। यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आप देखोगे वही मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने ना तो कभी पेपर क्लियर किया है ना कभी पेपर दिया है, ऐसी वैसी बातें नहीं होगी, ठीक है। आप चैनल विजिट करेंगे, आप स्टूडेंट का फीडबैक देखेंगे, खुद अंदाज़ा हो जाएगा। 60 मिनट का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगे, 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन इस पेपर से आपका कोई मेरिट का लेना देना नहीं है। आप इसमें अच्छे मार्क्स करेंगे, कट ऑफ जो भी डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद आप CBT 2 में यानी प्री में 15 गुना जैसे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो उस 15 गुना के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनेगी उतना मार्क्स आपका CBT 1 में आएगा। 75 मार्क्स में, 75 सवाल में, तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब CBT 2 में जब आप बैठेंगे, जैसे कि आप लाख करोड़ों में अगर फॉर्म गिरते हैं, तो मात्र चल के 10 लाख स्टूडेंट या 7 लाख या 8 लाख स्टूडेंट CBT 2 में ही आएंगे, ठीक है। पूरा मलाई स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस CBT 2 का 2 पार्ट होगा, पार्ट A और पार्ट B। अब यहाँ पर आपको टोटल सवाल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होंगे और मार्क्स आपको 1 दिए जाएंगे। यहाँ पर 75 से आपके क्वेश्चन हो गए 100, ड्यूरेशन 90 मिनट हो गए। और यहाँ आपको एक सेक्शन और देना है, पार्ट B, यानी कि ट्रेड का पेपर देना है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रेड में आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो ट्रेड से आपको 75 सवाल पूछे जाएंगे। अब ट्रेड यानी कि आपने जिस ट्रेड से ITI किया हो, ठीक है,
अब बीटेक वाले आप कंफ्यूज होंगे कि आपने मैकेनिकल किया है या आपने इलेक्ट्रिकल किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या आपने ऑटोमोबाइल किया है, तो क्या आप मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल से रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा, ऑटोमोबाइल से नहीं। देखिए, बोला मैंने कि मैं खुद मैकेनिकल से बीटेक कर रखा हूँ भी, और मैंने जो लिया था फिटर लिया था, और मैं मोस्टली स्टूडेंट को कहूँगा जिनका मैकेनिकल है वो फिटर ही ले, बहुत इजी है, और मैं खुद आपको चीज़ें शेयर भी करूँगा, समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, कंटेंट भी दूंगा। इसलिए आराम से हमने 26-27 सवाल सही करके अपना ट्रेड पेपर को क्वालिफाई किया। देखिए, पार्ट बी में मस्ट है क्वालिफाई करना 35%, यानी कि 75 सवाल हैं आपके पास, 75 का 35% जब आप करते हैं तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 अठे 32, यानी 4 नंबर से 9 तिया 27, यानी कि 26-27 सवाल आपको केवल सही करने होते हैं 75 में। तो डिसाइड पहले कर लेना है इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले फिटर में, ठीक है ना। जैसे कि टॉलरेंस वाला पार्ट हो जाएगा, लिमिट वाला टॉलरेंस वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद लेथ मशीन वाला टॉपिक हो गया, वो सब एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेंगे। तो 27 क्वेश्चन हमने अपने खुद आपको मैं दिखाऊंगा अपना ट्रेड पेपर का आंसर की किस प्रकार से मैंने 32-33 सवाल अटेम्प्ट किए जिसमें 27 क्वेश्चन सही हो गए थे, ठीक है ना। 35-33, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें। 27 आराम से बस क्वालिफाई। मैंने 75 क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहा, मैं बस ये टारगेट करके चल गया था कि 35-40 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं। अब 35-40 क्वेश्चन जब आप सही करना सोचते हैं तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन गलत होते हैं, और हमारा टारगेट था 27 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि इसको केवल क्वालिफाई करना इन द सेंस कि 35% मार्क्स लाना है। अगर आप इतना मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका पेपर ही पार्ट ए का चेक नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। अब रहा बात की जो 12th में पीसीएम किए हैं, जो एसएनटी का पेपर देंगे, अब इनका ट्रेड में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, मैकेनिकल वाला क्लियर हो गया, आपको फिटर मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, वो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा या पिछले साल का भी नोटिफिकेशन देखेंगे, या मैं उसके ऊपर वीडियो भी बता दूंगा कि मैकेनिकल वाले कौन कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन सा ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कौन कौन ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब पीसीएम वाले क्या करेंगे, आपको जो 75 सवाल मिलेंगे फिजिक्स से मिलेंगे और मैथ से। अब ध्यान रखना है, देखिए फिजिक्स और मैथ का एक अच्छा लेवल पूछा जाता है। देखिए, बहुत डरना नहीं है कि 12th लेवल का, लेकिन हाँ कुछ जैसे कि लाइट चैप्टर हो गया आपका, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम मैं ले रहा हूँ, इट मीन सोचिए मैं कितनी गहराई तक चीज़ों को जान रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आप कुछ नेगेटिव इंपैक्ट ना लें, लाइट चैप्टर का अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप देखिए आपको यहाँ पर कोई स्कोर करना नहीं है, केवल 35% मार्क्स लाना है। तो आराम से जो आप CBT 1 में पढ़ेंगे या जो CBT 2 में साइंस तैयार करेंगे उससे से ही आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो पीसीएम वाले को कोई टेंशन है ही नहीं। 75 सवाल का क्लियर हो गया, या 35% यानी 26-27 सवाल आपको 75 में सही करने ही है करने। अगर यहाँ नहीं क्वालिफाई हुए, पिछले साल मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ बहुत अच्छा किए हैं लेकिन ये पेपर क्वालिफाई ही नहीं किए। आईटीआई का ट्रेड हो चाहे बीटेक से आपने किया था तो आपने आईटीआई का कोई ट्रेड चूज किया था, तो ये पेपर ही यहाँ पे 35% मार्क्स नहीं ला पाए थे। यकीन मानिए, देखिए नहीं लाने, बहुत स्टूडेंट नहीं लाए तो उसके बाद भी कटअप बहुत हाई है, और अब तो स्टूडेंट ने बहुत ट्रेड को अच्छा कर भी लिया, तो इस बार कंपटीशन भी हाई है, आईटीआई वाले स्टूडेंट का संख्या भी बढ़ गया, ठीक है। अब रहती है बात, जब इसको कंप्लीट आपका हो जाएगा चेक, 35% लाएंगे तो आप पार्ट ए में आपका कॉपी चेक किया जाएगा जिसमें 100 सवाल रहेंगे, मैथ रीजनिंग से 35-35 सवाल रहेंगे, साइंस से बेसिक्स। यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ पर 40 सवाल जो मिलेंगे आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या सिलेबस होता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने 2 टॉपिक खत्म कर दिया है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप उसे जरूर वॉच करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में शानदार कंसेप्ट के साथ चीज़ों को समझाया है, कॉपी और पेन लेकर के। बेसिक साइंस के ऊपर भी क्लासेस चलेगी, तो अभी CBT 2 मोड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन एक बार आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंटेंट देख सकते हैं। तो 40 सवाल इधर से हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में 15 सवाल रहेंगे, यानी कि उसमें करंट अफेयर के सवाल रहेंगे, उसके बाद मैथ रहेंगे और रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 25-25 क्वेश्चन इधर से आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और जनरल अवेयरनेस आपको 100 क्वेश्चन हो गया इधर। 90 मिनट का समय रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगे और 1 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये हो गया मोड ऑफ स्कीम। जब आप अब देखिए, ये CBT 2 इसका मार्क्स आपका मेरिट में ऐड होगा, ठीक है। ये जब आप क्वालिफाई करेंगे 35% मार्क्स तब। अब ये जो CBT 2 में आप जितना मार्क्स आएंगे इससे आपका मेरिट बनेगा किसका किसका, इस SNT टेक्नीशियन से, टेक्नीशियन का और टेक्नीशियन का। लेकिन LP वाले जो होंगे एलिजिबल, या फिर LP के लिए अगर आपने अप्लाई करेंगे ITI वाले और डिप्लोमा बीटेक वाले, आपको देना होगा 3rd स्टेज यानी कि साइको पेपर। 5 टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट लिए जाते हैं। अब इसके बाद आपका मेरिट बनेगा LP वाले का, यानी कि CBT 2 का आपका 70% मार्क्स लिया जाएगा
और साइको का आपका 30% मार्क्स लिया जाएगा। देखिए अब क्या यहाँ डाउट आ रहा होगा आपके मन में, मैंने ये माना कि आपने CBT 2 का पेपर दिया, पार्ट ए दिया, पार्ट बी दिया, ट्रेड पेपर आपने क्वालिफाई कर दिया, 35% मार्क्स ले आया, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके मेरिट में, इसको आपको क्वालिफाई करना है तब आपका ये पेपर चेक होगा। अब इसमें आपने मान के चला कि 80 मार्क्स लाए हैं 100 में, 80 ज़्यादा हो गया, चलिए आपने 75-70 मार्क्स आपने लाए हैं, तो एलपी के लिए जो मेरिट बनेगा ये 70 मार्क्स ऐड नहीं होगा, इसका 70% लिया जाएगा, यानी कि इसका जब 70% करेंगे तो 49 मार्क्स, यानी कि इसका 49 मार्क्स ऐड किया जाएगा। उसके बाद साइको में आप जितना मार्क्स लाएंगे उसका 30% मार्क्स लिया जाएगा। अब देखिए साइको में कितना भी हाथ जोड़ पैर मार लीजिए, यहाँ मैक्सिमम 22 मार्क्स, 21 मार्क्स, 23 मार्क्स, इससे ऊपर आपका नहीं जाएगा आउट ऑफ 30। ठीक है, ये मैं रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। जो आप 30% मार्क्स, तो 49 और इधर आप 22 जब जोड़ेंगे तो 9 2 11, 4 2 6, 1 7, 71, बहुत अच्छा स्कोर होगा। यानी कि 70% जब इसका हमने लिया इस पार्ट ए का, तो कितना मार्क्स आया था 49, और साइको का आपने, मेरा मार्क्स था 21 या 22, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं दिखाऊंगा अभी आंसर की, 9 1 10, 4 2 6 1 70 मार्क्स। तो ये एक अच्छा मार्क्स है आपका, एक अच्छा कट ऑफ क्लियर होगा अच्छे जोन से 70 मार्क्स लाना। ठीक है, आप साइको में 22 से ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाएंगे, यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 23, आप सोच रहे होंगे 30 में मैं 27 28 कर लूँगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक दो छोड़ लीजिए लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। मैंने जहाँ तक पिछले बार देखा था मैक्सिमम शायद 23 गए होंगे या 24 गया होगा, तो मैंने 24 देखा नहीं, या गए भी होंगे, लेकिन 23 मार्क्स बहुत होगा। अच्छा, मैंने 21 या 22 ही लाया था भाई। ठीक है, जो भी बातें मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपका एएलपी का मेरिट बनेगा, और जब एएलपी का साइको हो जाएगा तब जाके आपको टेक्नीशियन का रिजल्ट आउट किया जाएगा। टेक्नीशियन का मेरिट बनेगा पूरा का पूरा इस पर ही, चाहे वो एसएनटी का टेक्नीशियन हो या फिर आईटीआई वाला टेक्नीशियन हो। चीज़ें समझ में आ गई कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन का क्या है, एएलपी का टेक्नीशियन का कैसे 70% 30% का मार्क्स डिवाइड किया जाएगा। होप सो चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है, और मैं इसके बाद अपना आंसर की खुद दिखाऊंगा ट्रेड पेपर में, कि कैसे ट्रेड पेपर को क्वालिफाई बहुत शानदार वे में, एक समझदारी वे में चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है। क्योंकि पिछले बार जब हमारे पास 35-40 दिन का ही समय मिला था ट्रेड को तैयार करने के लिए, और 35 से 40 दिन में ट्रेड को तैयार किया भी जा सकता है एक समझदारी तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो। ठीक है, चलिए होप शो, अगर इसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।